नमस्कार दोस्तों। और आज हमारे साथ चेंज इंडिया चैनल पर प्रांशु दादा अपने कुछ विचार शेयर करेंगे। एक्चुअली हम लोग कुछ एक वीडियो है ध्रुव राठी का, वो कल्पना कर रहे हैं कि अगर वे प्रधानमंत्री भारत का बनते हैं तो इस देश के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो अच्छा लगा कि चलो कोई एक नौजवान है जो देश के बारे में सोच रहा है और देश के लिए कुछ करने के बारे में प्लान बना रहा है। और अच्छा बात है कि वो चूंकि एक डायलॉग बोलते हैं कि सपने पूरा करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि आज से 10 साल बाद अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अभी से करना पड़ेगा। और उनमें ऐसी क्षमता है, ऐसी क्षमता दिखाई देती है जिस तरीके से वो हमारे देश की समस्याओं को समझते हैं। तो हम शुभकामना उनको अभी से देते हैं कि भाई आइए और हमारे देश की समस्याओं को दूर कीजिए। और जैसा कि दादा आप देखेंगे वीडियो में, वो काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में जिक्र करते हैं और खासकर इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़्यादा बातें करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे टेररिज्म हो, धार्मिक उन्माद हो, और ट्रेन एक्सीडेंट, रेप, मर्डर, सड़क दुर्घटना, इस तरीके के देखेंगे कि ज़्यादा। एक डायलॉग उनका बहुत अच्छा लगता है जिसमें वो बोलते हैं कि एक आम आदमी की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी भारत के प्रधानमंत्री की। तो ये डायलॉग, और उसके बाद आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि सबको राइट टू इक्वलिटी है। तो अच्छा लगता है वीडियो। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा उनका। और चूँकि मेरे चैनल का पर्पस भी वही है कि हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं, मैं कहता हूँ कि भोजन से लेकर भगवान तक जो भी समस्या है, मतलब गरीबी से लेकर परमात्मा को पाने या मुक्ति पाने, जो भी हम लोग अध्यात्म में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं हैं वहाँ से उठकर भगवान तक की जो भी समस्याएं हैं सबके बारे में हम डिस्कस करें। तो मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस वीडियो को लेकर। बाकी दादा आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? तो मेरी जो व्यक्तिगत सोच है जी जी, मैं उसी को रखूंगा, और फिर हम लोग जो सामूहिक सोच हो सकती है उस पर भी बात कर सकते हैं जी जी, कि कलेक्टिवली लोग क्या सोच सकते हैं और इंडिविजुअली मैं क्या सोच सकता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि लीडर, यानी कि जब हम ये बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर होने की या बड़े लीडर होने की, उसकी जो सबसे पहली खूबी होती है वो होती है एक इंसान के अंदर हिम्मत होना, यानी कि उसके अंदर एक हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। और वो हिम्मत या हौसला वो किसी भी लीडर की ये पहली खूबी है दादा। जी जी, इसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। अगर किसी भी लीडर के अंदर जो प्राइमरी सिफत, यानी कि जो सबसे पहला गुण है उसका हिम्मतवार होने, या उसके अंदर हौसला, मतलब जिसके अंदर हौसला हो जबरदस्त, जी जी, अगर यही खूबी नहीं है तो समझिए कि वो इंसान कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। अब ये जो हौसला या हिम्मत है ये आ सकता है किसी भी इंसान के अंदर अगर इंसान के अंदर सच्चाई है, यानी कि एक इंसान अगर सच में सच्चा हो तो वो इंसान हिम्मतवर भी हो सकता है और उसके अंदर हौसला भी जबरदस्त हो सकता है। यार हौसला थोड़ा सा उसके अपनी खूबी के ऊपर भी है, लेकिन हाँ उसके अंदर हिम्मत आ सकती है अगर वो सच्चा हो। जी जी, तो ये दोनों ही खूबियां मुझे ध्रुव राठी में लगती नहीं। पहली बात तो बिगिन विद, तो ऐसे हाइपोथेटिकली ना तो वो मुझे बहुत सच्चे लगते हैं। एक नॉलेजेबल आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी कोई हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि नॉलेजेबल है या इंटेलिजेंट है इस वजह से वो सच्चा भी हो या ईमानदार भी हो या हिम्मतवर भी। तो वो जाहिर सी बात है उनके पास नॉलेज एक आम इंसान से बहुत ज्यादा है, स्टडी है, उनकी रुचि है इन सब चीजों में, तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बातों को रख सकते हैं। किसी को खास तौर से किसी को एम करके, जिसके पास भी नॉलेज अगर अच्छी है तो किसी को भी वो एम करके उसको गलत साबित कर सकता है अपने तर्कों से, अपनी बातों के माध्यम से। नॉलेज की बात है जी, लेकिन
उस नॉलेज में हम कितने ईमानदार हैं या हम कितने सच्चे हैं, वो मैटर करता है। दैट मेक्स द डिफरेंस। तो लीडर बनने की बात जहां तक है, तो इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी बातें कही है वो प्योरली हाइपोथेटिकल, उनका हकीकत से उस जैसे व्यक्ति के साथ, मतलब हकीकत में ऐसा उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ये हो ही नहीं सकता। उस जैसे बंदे से ये कभी नहीं, जितना मैंने ध्रुव राठी को समझा है, ऐसे लोगों को जो मैंने समझा है, दे आर इंटेलिजेंट, दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, बट एक हिम्मतवर होना या एक सच्चा होना, ये बहुत अलग बात है। तो उनमें ये दोनों ही खूबियां क्योंकि नहीं है, इसीलिए उनकी प्योरली इमेजिनेशन है। उसमें भी वो कुछ, अब देखिए उनके उसमें भी अगर आप देखेंगे, जैसे उन्होंने यही जो बात कही कि एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत और एक आम इंसान की जान की कीमत वो बराबर होनी चाहिए। अब जहां पर लोगों के बीच में अपनापन है, यानी कि जहां पे और अपनापन, और जब अपनापन कुछ लोगों के साथ होगा तो उसी के रिलेशन में कुछ लोग थोड़े से अपने नहीं लगते हैं, या जिनको हम कहें कि पराये लगते हैं, क्योंकि हमारी मांगों की पूर्तियां कुछ लोग ही करते हैं हमारे जीवन में, और वही लोग खास हो जाते हैं हमारे जीवन। और ये हर एक के साथ है। जैसे कि मेरे को प्यास लगने पर जो इंसान बार बार मुझे पानी प्रोवाइड कराता है और जिसकी वजह से मेरी प्यास मिटती रहती है, वो इंसान आम इंसानों से मेरी नजर में डिफरेंट होगा। तो उस इंसान की जान की कीमत मेरी नजर में वो हमेशा ज्यादा होगी, बजाय कोई आम इंसान जब अगर किसी की मौत हो जाती है। और ये हम आज भी देखते हैं, शहर के किनारे गांव में कितने लोग चले जाते हैं, उनके हाँ अगर हमारे अंदर सेंसिटिविटी है अगर, तो हमें उनका भी थोड़ा बहुत अफसोस होता ही है, लेकिन कोई अपना जब जाता है उसकी वेदना वो बहुत डिफरेंट होती है। तो जहां पर सारी चीजें इसी बुनियाद पर है, वहां पर ये कह देना कि प्रधानमंत्री की जान की कीमत और एक आम इंसान की जान की कीमत वो एक ही होनी चाहिए, या एक ये वो कल्पना कर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में वो खुद नहीं करते। जी मतलब इसका मतलब है कि उनकी जो मतलब कहना चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसके बारे में उनकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, खाली ऐसी लबबाजी कर दी, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। आप ही बताइए ना, आपकी अपनी जिंदगी में जी क्या ऐसा होता है कि जैसा अगर आपके बच्चे को अगर कोई तकलीफ होगी और एक बहुत कोई गांव के दूसरे बच्चे को एकदम कोने में कोई रहता है, उसकी तकलीफ के बारे में सुनते हो, उसका असर क्या ऐसा होता है आपके ऊपर? नहीं प्रैक्टिकली होता है। हाँ, तो इस तरह बोल देना, ये एकदम उन्होंने एकदम यहाँ पर ही दिखाया कि वो कितने बायस्ड है। इसलिए मैंने कहा अगर ईमानदार अगर व्यक्ति नहीं, ये ईमानदारी की कमी की वजह से इस तरह की बात है। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने चीजों को या तो ऑब्जर्व नहीं किया है या फिर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। अगर ऑब्जर्व नहीं किया है तो वो अच्छी तरह बातों को रख नहीं सकते बढ़िया तरीके से, और अगर उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके बावजूद इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो यानी कि ये बेईमानी कर रहे हैं। और जब उनके अंदर बेईमानी का एलिमेंट है तो कभी भी वो हिम्मतवर हो नहीं सकता। जब हिम्मतवर नहीं है तो वो आदमी कभी भी लीडर नहीं कर सकता। अब ये वाली बातें उनकी, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा उनके बारे में सोचता हूँ कि वो एक बायस सोच वाले व्यक्ति हैं। और ये मैंने और भी बहुत बार देखा है, जिसका अगर भी बातों के प्रोसेस में अगर कुछ इंसिडेंट मुझे बताने होंगे तो मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से बायस है। और एक्चुअली में इस दुनिया में, यानी कि सापेक्ष वर्ल्ड में, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसान जिसका पक्ष ना हो। अरे भाई, सापेक्ष वर्ल्ड में हम हैं तो हमारा पक्ष वहां पे होगा ही। निरपेक्षता एक अनुभव हो सकता है, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं, यानी कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो अपनी स्मृतियों के आधार पर सोचते हैं, तो वहां पर हमारा एक पक्ष होता ही है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, मैं एक पक्ष रख रहा हूँ, इसका एक आधार है। आप भी उस बात से अगर राजी नहीं है तो आपका भी एक पक्ष होगा, लेकिन यानी कि निष्पक्ष तो हम में से कोई भी नहीं है।
जी जी। तो हाँ, तो ये वाली बात है। तो वो उन्होंने जो बातें करी हैं वो एकदम ऐसे ही हवा हवाई बातें हैं, उनका हकीकत से कोई संबंध नहीं। अब वो बोले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे वो रोक लगाएंगे। अब बताइए, ये अगर किसी एक चीज के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि मेरे ऊपर अगर निर्भर होता, या फिर सोच लो कि वहां के सिर्फ नेताओं पे निर्भर होता, तो ये मुमकिन हो भी सकता था। लेकिन उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं कि अगर नेता चाह भी ले तो भी इस तरह की चीजें नहीं रोक सकता, क्योंकि उसी बुनियाद से पहले बहुत से लोगों को तैयार किया गया, उनको सपने दिखाए गए, और अभी अचानक हम कहते हैं कि नहीं साहब ये सब बातें एकदम गलत है, तो वो तो सोचिए कि वो कितना चीटित महसूस करेंगे, और हो सकता है वो अपने नेताओं के ऊपर ही भड़क जाएं और उनको ही कुछ नुकसान पहुंचा दें। जैसे कि नहीं, आपको किसी एक खास चीज के लिए मोटिवेट करता रहूं, इन्फ्लुएंस करता रहूं काफी सालों तक, और मेरा एक बड़ा संगठन हो जाए लाखों लोगों का, और उसके बाद मैं कहूँ यार ये सब बकवास है, तो वो लोग क्या कहेंगे? वो मेरी जान ले लेंगे। तो ये एकदम उन्होंने ऐसी कल्पनापूर्ण बातें की, जब तक हमारे किसी ना किसी तरह के मुफाद यानी कि फायदे रहते हैं, तब तक ये चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। तो जो बुनियादी बातें उनको अगर वही समझ में नहीं आती, तो ऊपर ऊपर ही की बातें करते, वो खाली वो मेरी नजर में सारी बातें हैं। तो उससे क्या होता है दादा, मैं कह रहा हूँ कि आज जब आज जबान कहूंगी कि आज भी जैसे आपकी अप्रोच है, आपने भी खुद बहुत कुछ सोचा होगा। वो जो सारी चीजें जो उसने उठाई हैं, वो चीजें क्या वो प्रधानमंत्री हमारे देश के आज के जो है या उससे पहले जो लोग रहे हैं उन्होंने नहीं सोचा होगा? ऐसा हो सकता है कभी? क्योंकि ये करने से हमारा यश, हमारी इज्जत, हमारा नाम लोगों की नजर में बढ़िया हो सकते हैं। तो ये सभी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि यार इसमें किस तरह की समस्या है। और वो जो हम वन डायमेंशनल सोचते हैं, जब हमें मल्टी डायमेंशनलिटी का जब मालूम पड़ता है कि भाई ये ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा करेंगे हो जाएगा काम, अब असलियत से जब रूबरू होते हैं तो फिर चीजें फिर, लेकिन वही वाली बात है, जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें सच्चाई होगी, जो सच्चा होगा, वो इंसान इस तरह के कदम उठा सकता है। लेकिन वो चीज कहीं भी नजर नहीं आती, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी जैसे लोगों में और बाकी नेताओं में भी वही चीज की कमी है, और इसीलिए इन लोगों को इतना बोलने का मौका भी मिल जाता है, और उसमें भी वो बायस रहते हैं अपने एनालिसिस में, अपनी बातों में। आपने नहीं सोचा दादा ऐसा, आपने कभी भी जीवन में जो कुछ भी पॉइंट उसने उठाए हैं, क्या ऐसा कोई भी पॉइंट था जो कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने ना सोचा हो, या उससे कभी ना कभी जो थिंकर्स होते हैं वो सोचते हैं ऐसी बात? बताइए, आपने क्या नहीं सोचा ऐसी बातों को? नहीं, सोचने के लिए तो दिमाग में आता है, आपकी बात सही है। ठीक है दादा, आपकी बात से मैं सहमत हो गया कि इनकी भी बातें बहुत हद तक हवा हवाई बातें हैं। आपकी समझ से जो हमारे देश में समस्याएं हैं उनको अगर ब्रीफली कहा जाए तो कुछ आपके पास है रोड मैप जिससे समस्याओं का समाधान हो सकता है? दादा मैंने कहा ना कि बुनियादी बात है एक हिम्मत, बस करेजियस, ब्रेव, ये बुनियादी गुण होना चाहिए जो समस्याओं के समाधान की बात करने की कोशिश कर रहा है। ये है बुनियादी बात। उसके बाद में आती है कि उसकी भाई अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो उसके पास कौन से विचार हैं ऐसे जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो जो है समस्याओं का निदान हो जाएगा। देखिए, छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि वो लोग, अच्छा ये बताइए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी आपके जीवन में कौन रही? मेरा पर्सनल लाइफ मतलब फैमिली लाइफ में पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा जनरल? हाँ ठीक है, फैमिली का पहले बता दीजिए और उसके बाद फिर हम बाहर के लोगों के बारे में भी बात करें। फैमिली में तो मैं जैसे अपने ग्रैंडफादर को, दादाजी को काफी पसंद किया हूँ क्योंकि वो काफी सपोर्ट किए लाइफ में। उसके बाद मम्मी को पसंद करता हूँ जी। यस, अब मुझे ये बताइए कि जब
आपके ग्रैंडफादर जब थे तब आप कितने बड़े रहे होंगे, मतलब कितने बड़े रहे होंगे जब तक आपको वो याद है कि भाई मतलब काफी उस समय उम्र काफी हो गई थी, एकदम ही बच्चे थे जब नहीं, इस तरह का इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ा? मैं बड़ा हो गया था, 25 ईयर्स ओल्ड हो गया था जब उनका देहांत हुआ। ओके ओके, तब तो फिर अच्छा खासा। जी अब जी। मुझे ये बताइए आप कि उनके आमने सामने जो भी वक्त आपका बीतता था, यानी कि वो बीतता था किसी आधार पे, रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, कि वो ऐसा कुछ करते रहे होंगे जो आपको अच्छा लगता था और आप भी वो सब करते रहे जो उनको अच्छा लगा होगा। जी जी। आपने कोई काम ऐसा नहीं किया होगा कि जिससे उनको खराब लगे, या उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा कि जिससे आपको तकलीफ, इसीलिए वो इज्जत आपके अंदर। जी जी। हाँ, तो यानी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक ये संबंध जब बन जाते हैं तो फिर समस्याएं नहीं रहती वहां पे। और जब ये संबंध है ही नहीं, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहां पे ऑटोमेटिकली सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। अगर समस्याएं लचकी भी हैं तो वहां दोनों मिलके जूझते हैं, उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, एक हिम्मत मिलती है वहां से कि हाँ मेरे सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं और हमारी मंजिल जो है वो एक ही है, हम इतने सिंक्रोनाइज हैं साइकोलॉजिकली। जब तक वैसी वैसी रिलेशनशिप लीडर और उनके फॉलोअर्स में जब तक नहीं बनती, तब तक वो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता जिसके बारे में वो इतनी बातें कर रहे हैं। अभी यही अगर प्रधानमंत्री बन गए कि कोई सुने ही ना, इनमें ही लोग 50 तरह की कमियां निकालने लगे, लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो इनकी बातें सब धरी की धरी रह जाएंगी, इसकी कोई वैल्यू रहेगी? सोच लो, कुछ भी सोच लो, अकेले बैठे तो आदमी कुछ भी सोच सकता है, अच्छा दादा, लेकिन जब आप वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ऐसे 2-3 चीज क्या अर्जेंटली करना चाहेंगे? कुछ ऐसे पॉलिसी बनाना चाहेंगे जिससे हमारे देश की समस्याओं का समाधान हो? आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो वो अपना पॉइंट रख दीजिए। दादा मैंने आपको पहले ही कहा कि एक शेर दिल पर्सनैलिटी ये पहला गुण होना चाहिए, जो मेरे अंदर है नहीं। तो इसीलिए मैं इस बात को सोच नहीं सकता, बिकॉज ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। कोई इंसान जैसे ध्रुव राठी ने भी ये बात सोची है, तो लेकिन मुझे वो अनरियलिस्टिक लगती है, ये मेरे नजरिए। कई लोगों को वो सही लगती है, वो नजरिया नहीं, वो उनका नजरिया नहीं होगा असल में। उन्हें तो केवल ही करना है कि ध्रुव राठी ने जो भी बोल दिया हम उसको मान लेते। लेकिन और भी जो बहुत से पहलू है जिसकी अगर वो बुनियाद में अगर नहीं है तो ऊपर कोई महल इस तरह का खड़ा ही नहीं हो सकता। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है आम इंसान को, मतलब ये ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा तो दादा, इसीलिए वो राजी अगर प्राइम तो मिनिस्टर, मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, हाँ आपको क्या हाँ ऐसे हाँ चेंजेस लगते हैं या ऐसे कुछ पॉलिसी लाने चाहिए जिससे कि हमारे देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है आपकी नज़र में, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉमन मैन, जो भी आप अपने को समझिए उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो मतलब वो रेसिप्रोकेशन के ऊपर है कि एक इंसान, एक ऐसा संबंध, यानी कि किसी नेता का और बाकी पब्लिक का एक ऐसा संबंध है जिसमें इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि वो उनके लिए दिल से कुछ करना चाहता है और वो इस बात को मानते हैं कि हाँ ये दिल से करना है। जब ये इंटरडिपेंडेंस जब बनती है या बन सकती है तो ये मुमकिन है कि भाई वो देश जो है, सबसे बड़ी बात है कि वो देश एक खुशहाल देश हो सकता है। लेकिन ये रिलेशनशिप बनना ही मुश्किल होता है जहां पर एक ऐसा कोई लीडर हो जिससे हम ये सोचे कि ये हमारे लिए सच्चे दिल से कुछ करना चाहता है, और लीडर भी ऐसा हो कि जिसके एहसास हो कि मैं अपनी जनता के लिए ये करना चाहता हूँ, सिर्फ जनता के बारे में। जब तक ये रिलेशनशिप, और कोई भी रिलेशनशिप आप अगर देख लें, चाहे व्यक्तिगत तौर पे भी अगर आप रिलेशनशिप देख लें कैसी भी, तो वहां देखिए एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, परस्पर निर्भरता, यानी कि मैं कुछ जो चाहता हूं उसकी पूर्ति आप कर रहे हैं और आप जो कुछ मुझसे उम्मीद करते हैं उसकी पूर्ति मेरे द्वारा होती है, वही है परस्पर निर्भरता। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक वो ऐसा रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। और ये बन सकता है कब?
जब एक आदमी एक शेर दिल टाइप पर्सनैलिटी हो, करेजियस हो, हिम्मत वाला हो, तो उस पर आपके लोग भरोसा कर लेते। जो खुद ही कमजोर व्यक्तित्व है उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। हाँ दादा, मतलब आप एक ऐसा पर्सनालिटी बता रहे हैं जो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब आप भी थोड़ा सा कल्पना ही कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मेरी नज़र में एक फैमिली प्लानिंग का पॉलिसी काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमारे देश की। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ चुकी है और आगे भी हमारे देश में कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो कि आज भी फैमिली प्लानिंग के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बेरोजगारी को, गरीबी को दूर किया जाए और ये राशन पानी पे जीना कितना सही है जो जो हमारी सरकार को देना पड़ता है। तो एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूँ, एक है वो फैमिली प्लानिंग का बारे में पॉलिसी, जैसे कि मैक्सिमम 2 या 1 एंड 1 टाइप का पॉलिसी एक आना चाहिए। इसके बारे में आप अपना विचार रख दीजिए। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या जितने भी लीडर्स हैं, क्या उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है? बिल्कुल सोचा है, लेकिन वो गट्स नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में कहें। उनको अपने पॉलिटिकल गेम्स जो है वो उसमें खोते हुए मालूम होते हैं। दैट इज, वही मैंने कहा ना कि अगर हिम्मत नहीं है तो वो, और हिम्मत आएगी कहाँ से? ईमानदारी या सच्चाई से। वो हौसला वो अंदर तभी पैदा होगा जब आपके अंदर ईमानदारी होगी। सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, लेकिन कोई एक थोड़ा बहुत ये जो बीजेपी वाले हैं ये थोड़ा बहुत बोलते हैं, वो भी इनका भी एक ऐसा बोलने के पीछे उनका भी एक पॉलिटिकल मोटिव है। ऐसा नहीं कि वो दिल से ऐसा चाह रहे हैं, उनको वाकई फिक्र हो। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे कामों में भी वो अपने पॉलिटिकल गेन ही ढूंढते हैं और उसके अलावा कोई और बोलना ही नहीं चाहता। चाहे किसी भी उनका ले लीजिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये अगर बोल रहे हैं तो इनका भी एक उसमें पॉलिटिकल मोटिव है, जो नहीं बोल रहे हैं उनके भी पॉलिटिकल मोटिव है। तो जहाँ इतने आदमी बायस्ड हैं, जिनके अंदर ईमानदारी है नहीं, ये चीज जो है ये सभी लोग जानते हैं कि भाई ये जनसंख्या के ऊपर बात होनी चाहिए, इसको खत्म, अब एकदम कानून आना चाहिए। कई लोग जो है इसी में चिल्लाने लगेंगे। अब वो वैसे जैसे लोग, ये लोग तो बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगे इसी बात पे। बताइए, क्योंकि दादा कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, हमारे देश के जितने भी पार्टी हैं A to Z, चाहे जितने भी नेता हैं, वो आपस में एक साथ बैठ के बहस तो कर ही सकते हैं इस विषय पर। और एक बात तो क्लियर दिखाई दे रही है, पिछले अगर 40 साल का भी आंकड़ा देख ले कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हर एक साल कुछ यही 2-4 लाख 8 लाख रोजगार दे पाते हैं मैक्सिमम, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। जबकि ऑन एवरेज हर एक साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। तो क्यों नहीं नेता खुल के बात करते हैं? पिछले 70 साल का रिकॉर्ड देखिए, हम लोग 40 करोड़ से 150 करोड़ बन चुके हैं। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो नेताओं को खुद बोलना चाहिए अगर जनता नहीं समझ रही है कि भाई देखो, हम लोग तो बस 10 लाख ही लोगों को रोजगार दे पाते हैं, 90 लाख बच्चे तो बेरोजगार ही रह जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा समझो और हम भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं ज्यादा रोजगार पैदा करने। तो ऐसे थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा पोलाइटली चीजों को अगर नेता सभी मिल के जनता के सामने रखे तो जनता भी जरूर थोड़ा विचार करेगी कि हाँ भाई, ये तो जो प्रॉब्लम है काफी ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम है, तो इससे हम सभी को विचार करके ऐसा पॉलिसी आना चाहिए। क्या बोलते हैं? तो दादा, व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों से पूछिए, एक सेक्शन के लोगों के अलावा या उनमें से भी बहुत से लोग ये इस बात से सहमत होंगे कि हाँ जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। आप देख लीजिए, यानी कि जनता तो ये हमेशा से चाहती है। ऐसी बात ही नहीं है कि लोग ना चाहें और इसमें अवेयर नहीं है। और यही वाली बात है कि अब हमारे बंगाल में ही देख लीजिए, यहाँ पर एक लड़की भी अगर हो जाती है, पहली लड़की, जैसे अपने यूपी बिहार में क्या होता है, अधिकतर ये ख्वाहिश होती है कि भाई लड़का हो जाए। अब उसके लिए भी कई बार जो है इस तरह देखा गया है कि भाई उसमें भी 2-3 बच्चे और हो गए लड़के की चाहत में। लेकिन बंगाल में मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पर अगर एक लड़की, पहली लड़की अगर लड़की हो जाती है, मतलब खासतौर से हमारे जो रेलवे लोग हैं वो ज्यादातर उसमें से आप देखेंगे कि वो एक ही लड़की में दे आर ओके विद दैट।
वो कभी नहीं सोचते हैं ऐसा ही नहीं लड़का होना ही चाहिए या ऐसा इस तरह की बात वो नहीं आती। यानी कि इनके अंदर वो चीज है। तभी तो यहाँ पे आप पूछिए किसी से भी, आप भी खुद व्यक्तिगत तौर पे इसका एक सर्वे कर सकते हैं, उसमें देखिएगा कम से कम 95% लोग आपकी बात से सहमत हो जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है सर? तो पब्लिक को तो पता ही है इस बात का। तो ये सोचना कि पब्लिक इस बारे में नहीं जानती, ये भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर, मुझे लगता है ये प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। दादा मैक्सिमम लोग जो थोड़ा अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, वो तो इस चीज को कर रहे हैं। लेकिन आज भी मतलब बिहार, यूपी जैसा आपने नाम बताया, कुछ और भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि उतने एजुकेटेड नहीं है। उनका जो थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है देश दुनिया को देखने का, वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो उनको ये लिए तो कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आएंगे, तभी ना वो भी थोड़ा सा सोचेंगे कि हाँ यार इस टाइप की पॉलिसी आ चुकी है और हमको इस पॉलिसी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हमको हो सकता है कि गवर्नमेंट बैन कर दे कि आपका तीसरा बच्चा गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, या आपको सब्सिडी नहीं मिल सकती है, चाहे वो बिजली हो चाहे कोई भी चीज पे हो। तो ऐसी कुछ बंदिशें लगाने से निश्चित रूप से रिजल्ट उसका मिलेगा। हाँ नहीं, मेरा जो सोचना है वो ये है कि उस 2 से अधिक, मान लो किस तरह के, जैसे यूपी में मेरे ख्याल से ऐसा किया है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कोई नियम पारित हुआ है। नहीं, बट ग्राउंड मेरा कहने का मतलब ये है, हुआ है वो सिर्फ ऐसा विचार जोगी पीएम जो सीएम। नहीं दादा, थोड़ा सा इस पे जो है ना थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि ये हेडलाइंस बनी थी तो ऐसा कुछ हुआ है, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि 2 बच्चों के बाद वो तीसरा बच्चा होगा, उसके पॉलिटिकल राइट वो नहीं रहे। सारी जनसंख्या की जो जड़ है, या जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट की वजह से सोचते हैं, यानी कि हमको मत देने का अधिकार, उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। बाकी सारी और जो वैसी जो फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं रहनी चाहिए। और जो मेन बात है कि उनको मत का अधिकार नहीं होना, ये भी आपने, ऐसा मेरा समझना है। हाँ, ये भी आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि ये शायद कुछ नेता लोग ये मत पाने के चक्कर में सोचते हैं कि ठीक है यार ये जाति वाला पैदा कर रहा है, अच्छा बात है। तो ये आप इस चीज को भी पॉइंट में रखना चाहिए कि उनको मत देने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा। यस यस, बिल्कुल। तो इन सब चीजों से फिर जो है वो, लेकिन बात ये है ना कि एक कहावत है कि एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा वैसी प्रजा। और उल्टा भी कभी कभी होता है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। हाँ हाँ। तो एक राजा को देखकर आप वहां की जो एवरेज जो वहां की जो लोग हैं, वो एवरेज लोग कैसे हैं उसका तो सही में अंदाजा लगा सकते हैं उस राजा के गुणों को देखकर। क्योंकि जब उसे अगर पसंद किया है ज्यादा लोगों ने, तो जाहिर सी बात है लोग वैसे ही होंगे, तभी उसे पसंद किया है। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब राजा तो हमारे ऐसे हैं, जैसे मोदी जी के तो कोई बच्चे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि चाहे इंदिरा गांधी के 2 बच्चे थे, जवाहरलाल नेहरू के एक बेटी थी, तो ऐसा नहीं कि राजा से देख के प्रभावित हो जाते हैं लोग इतने। नहीं, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ दादा। ये बच्चों यहाँ पर मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं एक राजा में जो भी है, मान लो कि इंटेलेक्चुअली अगर वो बहुत साउंड है, तो इसका मतलब वहाँ के आम लोग भी इंटेलेक्ट को प्रेफर करने वाले होंगे, या इंटेलेक्चुअली वो लोग भी साउंड होंगे। अगर कोई इंटेलेक्चुअली साउंड आदमी राजा नहीं, तो इसका मतलब कि लोगों की जो एवरेज इंटेलिजेंस है वहां पर कम होगी, इसलिए वो लोग उससे इन्फ्लुएंस या उससे इंस्पायर नहीं हो पाते। मेजॉरिटी अगर कुआड़ों की है, तो वो एक इंटेलिजेंट को कभी भी अपना नेता नहीं बना सकते, वो अपनी जैसा ही बनाएंगे। आपकी बात सही है। ये कहने का मेरा मतलब है।
जी, जी। कहने का मतलब कुछ न कुछ इस तरह की पॉलिसी को लाना चाहिए और जनता को अवेयर करना चाहिए और क्योंकि जब तक ऐसा डाउन टू अर्थ जाके कुछ नहीं करेंगे जनता के लिए तब तक ये कब तक ये 70-80 करोड़ लोगों को आप राशन पानी दे रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है दादा। तो आपको क्या लगता है कि उसमें उसमें एक कारण दादा बताइए, बुनियादी कारण कहाँ पर आपको मालूम पड़ता है जिसकी वजह से सब लोगों के मन में ये विचार होने के बावजूद उससे नेता बात क्यों नहीं करते? ये स्वार्थ है दादा। बेसिक जो कारण कोई भी चीज के पीछे ना स्वार्थ ही होता है, लालच होता है, स्वार्थ होता है और इसी को रोकने और के ये दोनों ही चीजें हमको कमजोर करती हैं। हाँ, लालच या स्वार्थ या सेल्फिश मोटिव, ये सभी चीजें वो हैं जो एक इंसान को कमजोर करती है, यानी कि वो इंसान कभी भी हिम्मतवर नहीं हो सकता। जी 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 क्योंकि ईमानदारी नहीं है उसके अंदर। जी जी। तो उसी चीज को तो रोकने के लिए नेताओं को आगे बढ़कर आना चाहिए कि भाई मतलब कैसे समस्याओं का समाधान होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि ये यही समस्या तो बाकी दूसरी समस्याओं को ढेर सारी, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, पॉल्यूशन हो, ट्रैफिक जैम हो, बिल्कुल सारी समस्याओं का अगर पॉल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज सब। अरे ग्लोबल वार्मिंग इस बार देखिए जो गर्मी हुई है उसमें पॉपुलेशन का क्या हाथ नहीं है। सबसे बड़ा पेड़ों की संख्या उस अनुपात में बहुत कम हो गई है जितने के लोग होते ही जा रहे हैं। जी जी जी। और वही एक दिन आचार्य प्रशांत का वीडियो में मैं सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि एक बच्चा इजकल टू 2000 पेड़, मतलब एक बच्चा इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए 2000 पेड़ लगाने चाहिए। बताइए कहाँ इतने पेड़ कोई लगाते हैं। और नहीं, इतना तो मुझे लगता है किसने बोला था ना? ये आचार्य प्रशांत बोलते हैं एक पेड़ इजकल मतलब 2000 पेड़। नहीं, मुझे तो ऐसा मतलब इसमें सत्यता नहीं मालूम पड़ती। नहीं, एक बच्चे को अगर 2000, अभी मैं देख रहा था 400 से 500 करोड़ पेड़, हाँ, वो अभी कम है हमारे देश में। कुछ ऐसा मतलब इस तरह का 4-5 करोड़ बोला था या 400-500 करोड़ बोला था। हाँ, कहने का मतलब ये थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा 2000 तो बहुत ज्यादा उन्होंने बोल दिया। एक आदमी पे 2000, ऐसा तो कहीं भी किसी भी जगह नहीं हो सकता। हाँ, नहीं एक बच्चे पे, यानी कि गूगल पे भी देखने से वहाँ कुछ ज्यादा फिगर दिख रहा है। तो ठीक है, मतलब ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, लेकिन वो चीज भी नहीं हो रहा है। वो चीज भी हमारे प्रधानमंत्री जी को, नेताओं को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए कि भाई मैं तो कहता हूँ कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बाद पेड़ लगाओ के लिए भी एक मंत्रालय बनना चाहिए। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बना हुआ है तो उसमें रिक्रूटमेंट करना चाहिए ताकि हर एक दिन मतलब 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा पेड़ लगे पूरी दुनिया में और पूरा देश में। बिल्कुल एकदम सही बात। पॉपुलेशन कंट्रोल पहले हो और एक जो नियम बनाया गया उसके पॉलिटिकल राइट्स जो है वो छीन लिए जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी संख्या बढ़ा के हम जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या हम खुद अपनी वो बना। कई लोग ऐसे सोच रहे हैं और इतनी जहाँ पर सोच इस तरह की अगर हो जाए तो आदमी जिनका मकसद ही ये हो कि नहीं हमें तो साहब संख्या बढ़ा के अपनी और सरकार को गिरा के अपनी सरकार लेके आए, तो मकसद ही दे दिया गया हो किसी को और उससे आदमी यकीन भी कर रहा हो, साथ में कुछ धन की बातें भी उसमें जोड़ दी जाए। तो ऐसे लोगों के सामने यही वजह, इसीलिए मैंने कहा ना सबसे बड़ी बात है गट। अगर गट नहीं है तो वो लीडर ही नहीं हो सकता। और ये ध्रुव राठी ऐसा व्यक्ति है कि एक दो बार इसने जर्मन में जब वो ये मैं बता रहा हूँ किस तरह का बाज डाक जर्मन में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो इसने ट्वीट किया, वो मतलब इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके और इन सब चीजों को लेके ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद 1 या 2 दिन के अंदर उसने डिलीट भी कर दिया।
इसीलिए मैंने कहा ये 22 साल समझ रहे। हाँ 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 ये सही बात बता रहा हूँ मैं। जी जी। तो इंटेलेक्चुअल डज नॉट मीन यू आर ऑनेस्ट ऑल्सो। ठीक है दादा, चलिए हम दोनों इस विषय पे डिफरेंट डायमेंशंस में जाके बात किए और डाउन टू अर्थ में क्या किया जा सकता है। हो सकता है जो भी लोग सुनेंगे उनको अंदर थोड़ा कुछ जागरूकता आए कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए समस्याएं जो हैं वो नेताओं के साथ नहीं है, समस्याएं जो हैं वो 90% पब्लिक के साथ है, वो 130 करोड़ लोगों के साथ है। 10 करोड़ जो लोग अमीर हैं उनके साथ अमीरी वाली समस्याएं हैं, बाकी मिडिल क्लास और गरीब के साथ वो जनरल समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी, बेरोजगारी, चाहे जो भी हो, भोजन, कपड़ा, मकान हो, बेसिक नीड्स वाला समस्या 130 करोड़ लोग फेस कर रहे हैं। तो इनको ही विचार करना है कि नेता लोग अगर नहीं आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपको तो अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा देश बदल सकता है।